ओके, तो अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसमें से थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है। अब थायराइड ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, T3 T4 और एक कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। इसमें फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 सीक्रेट करता है, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है T3 T4 के प्रोडक्शन के लिए? सबसे पहले तो एक आयोडीन होना चाहिए, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट, और वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में। आयोडीन जो हम लेते हैं वो आयोडीन होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब आयोडाइड। अब दूसरा ये टायरोसिन फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो रिक्वायरमेंट हो गई, एक आयोडाइड और एक टायरोसिन मॉलिक्यूल, जिसके साथ आयोडीन बाइंड करेगा और फॉर्म करेगा T3 T4, वो देखेंगे हम। तो अब स्टेप्स कौन से होते हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के? तो 7 स्टेप होते हैं टोटल। सबसे पहला आयोडीन ट्रैपिंग बाय आयोडीन पंप, ओके, आयोडीन ट्रैपिंग। दूसरा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। फोर्थ आयोडीनेशन या फिर ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। फिफ्थ कपलिंग। सिक्स्थ स्टोरेज और सेवेंथ सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट के 7 स्टेप होते हैं। ट्रैपिंग, सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीनेशन, कपलिंग, स्टोरेज, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्या था? आयोडीन ट्रैपिंग। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स कैसे प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, और बीच में ये फॉलिकल है, एक थायराइड फॉलिकल, इसमें बहुत सारे ये ऐसे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, क्या क्लस्टर्स में होता है, और बीच में ये ल्यूमन होता है, और उनके आसपास रन कर रही होती है ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स। तो ये एक फॉलिकुलर सेल है, ये ब्लड वेसल है। हमने जो आयोडीन लिया इन फॉर्म ऑफ आयोडाइड, ठीक है, वो आ गया ब्लड वेसल में। अब इसको फॉलिकुलर सेल में जाना है, तो कैसा जाएगा? आयोडाइड और सोडियम, वो दोनों साथ में जाएंगे इन द फॉलिकुलर सेल वाया सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर या फिर को ट्रांसपोर्टर, ओके, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सबसे पहला स्टेप क्या था? आयोडीन ट्रैपिंग, जो किसकी वजह से होता है? सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर या सोडियम आयोडीन पंप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, आयोडीन अंदर आ गया। अब दूसरा था सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन फॉर्म कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थायरोसिन अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू टायरोसिन मॉलिक्यूल। ये सारा सेल में ही होता है। ये हो गया सेकेंड स्टेप, थायरोग्लोबुलिन सिक्रेशन। उसके बाद अब ये जो आयोडीन अंदर आता है उसको ल्यूमन में भी जाना होता है, ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल है, ये ब्लड वेसल, या आयोडीन को ब्लड वेसल से निकल के सेल में, सेल से निकल के फिर ल्यूमन में भी जाना होता है। यहाँ सेल में तो हो गया, फिर ल्यूमन में जाएगा, किसकी वजह से? एक्सचेंज होगा विथ क्लोराइड वाया आयोडीन क्लोराइड एक्सचेंजर, क्या आयोडीन क्लोराइड एक्सचेंजर। अब आयोडीन आ गया इन द ल्यूमन। थर्ड स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। अब ये होगा आयोडाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन, ओके, ये होगा थर्ड स्टेप विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम विच विल कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ओके, हमने 3 स्टेप देख लिए, एक आयोडीन ट्रैपिंग बाय सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, फिर थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। और ये बाहर कैसे निकला है? आयोडीन क्लोराइड एक्सचेंजर से। फोर्थ स्टेप क्या था? आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ये भी थायरोग्लोबुलिन भी बाहर आ जाता है बाय डिफ्यूजन। थायरोग्लोबुलिन से फॉर्म होता है टायरोसिन। टायरोसिन विल बाइंड टू ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन एंड इट विल फॉर्म मोनो आयोडो टायरोसिन, ओके, इट विल ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन combined with tyrosin to form monoiodo tyrosin, monoiodo tyrosin। अब MIT, शॉर्ट में MIT और MIT फॉर्म करेंगे DIT, डाईआयोडो टायरोसिन। MIT और DIT कंबाइन और फॉर्म करेंगे T3, ट्राईआयोडो
टायरोसिन, ओके, ट्राइआयोडो टायरोसिन, DIT और DIT फॉर्म करेंगे टेट्राआयोडो टायरोसिन, या इसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन। T4 का दूसरा नाम है थायरोक्सिन। अब MIT और DIT कंबाइन होना चाहिए तो ही फॉर्म होगा T3। अगर DIT और MIT कंबाइन हो गए इट विल फॉर्म रिवर्स्ड T3, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है ऑफ T3। ओके, तो हमने कौन से थर्ड स्टेप था ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ये फोर्थ हो गया आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन या थायरोग्लोबुलिन, आयोडीनेशन हो गया। फिर ये जो रिएक्शंस थे इसको बोलता है कपलिंग, तो हो गया कपलिंग। फिर उसके बाद स्टोरेज। अब यहाँ ल्यूमन में T3T4 फॉर्म हुआ, इट विल एंटर इनटू पैराफोलिकुलर सेल्स एंड इट विल स्टोर्ड इन द कोलॉइड फॉर 2 to 3 months। ओके, कोलॉइड में स्टोर होंगे फॉर 2 to 3 months। अब ये T3 और T4 एंटर कैसे करेंगे इन द सेल बाय पाइनोसाइटोसिस। ओके, दे विल एंटर इनटू सेल बाय पाइनोसाइटोसिस और फिर दे विल बी स्टोर्ड इन द फॉलिकुलर सेल्स इन फॉर्म ऑफ कोलॉइड। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट विल बी रिलीज्ड। ये सारे स्टेप्स हो गए। 6th था स्टोरेज और 7th हो गया रिलीज, क्योंकि ये डक्टलेस एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ये डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज हो गए, तो T3T4 विल बी डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड। ये हो गए 7 स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ T3T4। अब सोडियम आयोडाइड सिंपल था, उसका ब्लॉकर उसका नाम है थायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनेट प्रेजेंट ऑफ द बेसोलेटरल साइड। जो ब्लड वेसल की साइड होती है वो होती है बेसोलेटरल साइड, और ये जो ट्रांसपोर्ट में वे था वो था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सोडियम आयोडाइड सिंपल तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में तो है, पैरोटिड ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड प्लेसेंटा। ओके, थायराइड, पैरोटिड, मेमोरी ग्लैंड और प्लेसेंटा, PPMT, प्लेसेंटा, पैरोटिड, मेमोरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोडाइड अपटेक। अब ये जो था एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज जो कन्वर्ट कर रहा था रिड्यूस्ड आयोडीन को ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन में, इसका भी एक ब्लॉकर होता है विच इज़ TPO ब्लॉकर। के TPO ब्लॉकर, तो TPO ब्लॉकर कौन से स्टेप को इनहिबिट करेंगे, क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन। इट विल ब्लॉक ऑक्सीडेशन एंड फर्दर स्टेप्स। ऑक्सीडेशन के बाद आयोडीनेशन, कपलिंग, स्टोरेज, ये सब इनहिबिट करवाएगा TPO पेरोक्सीडेज। इसके एग्जांपल है प्रोपाइल थायोरेसिल के, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ये सारे इसके एग्जांपल है। इसको बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। ये रहे TPO ब्लॉकर्स एज एंटी थायराइड ड्रग्स। एग्जांपल प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल। अब हमने सोडियम आयोडाइड सिंपोटर के बारे में देखा, फिर आयोडाइड और क्लोराइड एक्सचेंजर के बारे में देखते। तो ये दूसरी थायराइड ग्लैंड में और इनर ईयर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड और इनर ईयर में भी प्रेजेंट होता है। और अगर इसका म्यूटेशन हुआ तो थायराइड में भी प्रॉब्लम आएगी और हियरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। थायराइड में क्या प्रॉब्लम आएगी, इट विल कॉज ग्वाइटर, एंड इन ईयर इट विल कॉज सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस। इसको बोलते हैं पेंडर्ड सिंड्रोम, इसलिए इसका दूसरा नाम है पेंड्रिन चैनल। ओके, ग्वाइटर एंड सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस। ये रहा आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर, थायराइड और थायराइड ग्लैंड और इनर में प्रेजेंट होता है। अगर म्यूटेशन हुआ तो ग्वाइटर एंड सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, पेंडर्ड सिंड्रोम, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पेंड्रिन चैनल प्रोटीन। ये सारे कपलिंग रिएक्शंस जो हमने देखे। फिर T3T4 ब्लड वेसल में आ गया। उसके बाद 1% होगा वही फ्री फॉर्म होगा और T3T4, 99% विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो फ्री फॉर्म होता है वही एक्टिव फॉर्म होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्शंस। उसमें भी T4 ज़्यादा होता है कंपेयर टू T3। अभी बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन कौन से हो गए जिससे बाइंड करेगा, तो एक हो गया एल्ब्यूमिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और ट्रांसथायरेटिन। ओके, एल्ब्यूमिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और ट्रांसथायरेटिन। इसमें से थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इट हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी। अभी इम्पोर्टेंट ये ट्रांसथायरेटिन है, इसमें नाम में दो है, थाई मतलब थायराइड और रेटिन मतलब रेटिनोल या फिर विटामिन ए।
तो ये कॉमन बाइंडिंग प्रोटीन है ऑफ थायराइड हार्मोन T3T4 एंड विटामिन ए। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री एल्ब्यूमिन। अब रिसेप्टर्स ऑफ T3T4 देखते हैं। तो ये सपोज टारगेट ऑर्गन का सेल है, तो इसमें रिसेप्टर्स होंगे T3T4 के। तो कौन से नाम कौन सा है, और ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसलिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है। एक है MCT और दूसरा OAT। MCT मतलब मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, और OATP ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे T3T4 बाइंड होके अंदर जाएंगे, फिर एक्ट करेंगे ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर, और उसमें सेकेंडरी मैसेज कौन सा होगा, साइक्लिक AMP। और फिर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस वो सब करेंगे, फंक्शन करेंगे। अब डिफरेंस देखते हैं T3 और T4 का। तो T3 इज़ मोर पोटेंट, मोर एक्टिव, T4 इज़ लेस पोटेंट, लेस एक्टिव। T3 has rapid onset of action and short T-half, while T4 has slow onset of action and longer T-half. Long T-half क्यों? क्योंकि affinity to bind to target tissue ये ज़्यादा होती है ऑफ T4 की, मतलब easily रिलीज नहीं होता है। ओके, इसकी वजह से इट हैज़ लॉन्ग T-half। अब इन सर्कुलेशन देर इज़ लेस T3 एंड लेस T4, ये तो पहले ही बताया। इन कोलोड ऑल्सो देर इज लेस T3। सर्कुलेशन और कोलोड में T4 ज़्यादा होता है। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मेनली T3। T4 का क्या एक रोल है, क्योंकि इसके पास लॉन्ग T-half है, तो हम इसे ड्रग के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये स्लो इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन है और लॉन्ग T-half है, मतलब ज़्यादा देर तक इसकी एक्शन रहेगी, तो इसे हम ड्रग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं T4 को। तो इट हैज़ फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसकी रेगुलेशन देख लो T3 T4 में। तो मेन जो है वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा एंटीओ पिट्यूटरी को, ये रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज T3 एंड T4। TSH की वजह से थायराइड ग्लैंड की वास्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, आयोडीन ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, T3 T4 सिंथेसिस बढ़ जाती है। अब अगर ज़्यादा हो गया T3 T4 इन द सर्कुलेशन, देन इट विल inhibit anterior pituitary and hypothalamus by negative feedback mechanism, and it is mainly by T3 hormone. The actions of T3 देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन, BMR रेगुलेशन। तो इट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, O2 कंजम्पशन इंक्रीज करता है, देयरफॉर इट हैज़ कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ये हो गया BMR, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। तो T3 इज़ मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन, मतलब ये ब्रेक डाउन करेगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें को। तो T3 इज़ कंसिडर्ड हाइपरग्लाइसेमिक। ओके, दूसरा हाइपरग्लाइसेमिक हमने कौन सा देखा था, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और T3 दे आर हाइपरग्लाइसेमिक, क्योंकि ये कॉज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, इसलिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इट कॉजेज लाइपोलाइसिस या इंक्रीज फ्री फैटी एसिड, फिर इट डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, देयरफॉर इन हाइपोथायरॉइडिज्म कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, देयर विल बी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और ये एक रिस्क फैक्टर है टू हार्ट डिसीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब अगर नॉर्मल T3 T4 होगा तो इट विल इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन अगर हाई T3 T4 होगा इट विल कॉज प्रोटियोलाइसिस के मेटाबॉलिज्म हो गया। इट इज़ मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है, फ्री फैटी एसिड बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, प्रोटियोलाइसिस इन हाई T3 T4, whereas in normal T3 T4 it increases synthesis of protein. अब इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन T3 is uncoupler, तो no ATP is generated, therefore heat is liberated, it has thermogenic action, बेसिकली इतना याद रखना, थर्मोजेनिक एक्शन मतलब बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, थर्मोजेनिक एक्शन बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब सपोज पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है, कोई पर्सन को हाइपोथायरॉइडिज्म है, मतलब T3 कम होगा, थर्मोजेनिक एक्शन कम होगी, बॉडी कोल्ड होगी,
तो इसलिए वजह वो होगा कोल्ड इंटॉलरेंट, क्योंकि पहले से ही बॉडी कोल्ड है, इसकी वजह से कोल्ड इंटॉलरेंट। हाइपरथायरॉयडिज्म T3 ज़्यादा होगा, मतलब हीट भी ज़्यादा होगी, तो इट विल बिकम हीट इंटॉलरेंट। फिर फोर्थ है डेवलपमेंटल रोल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब सारी चीज़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। स्केलेटल मसल, बोन ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ इसलिए क्योंकि ये माइलिनेशन बढ़ाता है, इंक्रीजेस माइलिनेशन विच विल इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। साथ में मेमोरी, इमोशंस, जो ब्रेन रिफ्लेक्सेस होते हैं, बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो इट विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ विच कैन बी प्रिवेंटेड। अब हार्ट में क्या करता है, हार्ट में इट हैज़ इनडायरेक्ट एक्शन। जो T3 होता है इट इंक्रीजेस एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन हार्ट। ओके, नॉरएपिनेफ्रिन की एक्शंस बढ़ाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा और वेजो डायलेटेशन करेगा, साथ में बीपी को नॉर्मल रखेगा। सिस्टोलिक बीपी बढ़ाएगा, डायस्टोलिक बीपी कम करेगा। कि याद रखना, इट इज़ इनडायरेक्ट एक्शन, इट इंक्रीज एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो क्या करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और हार्ट रेट बढ़ाता है। अब कभी कभी थायराइड हार्मोन बहुत ही एक्सेस लेवल में सीक्रेट होने लगता है, तो उसको कहते हैं थायराइड स्टोम, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ब्लॉकिंग बी रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर से। एग्जांपल प्रोप्रानोलॉल। ये होगी एक्शंस इन द हार्ट। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी नॉर्मल फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ओवुलेशन, मेंटेन प्रेगनेंसी, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब। जीआईटी में इंक्रीज एपेटाइट और मोटिलिटी। ये हो गए थायराइड फंक्शन, थायराइड की एक्शन।